कर लेते हैं फिर से, ठीक है। आवाज आ रही है ना सबको ठीक से? यस सर। ओके। कि फंक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है, हमें फंक्शन बनाना क्यों चाहिए हमें हमारे सी प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए हमने देखा था कि अगर आपके पास कोई भी बड़ा टास्क है, उसको आप क्या कर सकते हो, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हो। और ऐसा भी हो सकता है कि जब कभी भी आप इंडस्ट्री में जाओ तो वहां पर क्या होगा, एक ही टास्क पे सारे लोग काम नहीं करते होते हैं, ठीक है। अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग टीम्स बनाई हुई है। फॉर एग्जाम्पल, ये बस एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का 4 टास्क बनाना है, और 4 के 4 टास्क के लिए अलग अलग टीम्स बनाई हुई है। तो सब अलग अलग टीम्स क्या करेगा, हर एक टास्क को जो जिस टीम को जो भी टास्क असाइन हुआ है, वो उस पर्टिकुलर टास्क के लिए जो भी कोडिंग लगता है वो सारा क्या करेगा, बिल्ड करेगा। और अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए एक कोड ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड लिखेगा, ठीक है। बाद में सारे जो भी टास्क है उसको क्या करेगा, मर्ज करेगा। तो जब भी मर्ज होगा तभी क्या होगा, जिन सब टीम ने जो भी कोड बनाया होंगे वो अपने अपने टास्क के लिए वो फंक्शन के फॉर्म में बना सकते हैं, ताकि सारे को एक प्रोग्राम में मर्ज करने के टाइम पे ज्यादा दिक्कत न आए। तो इस तरीके से आप उसको देख सकते हो। फिर दो तरह के हमारे पास फंक्शन होते हैं। एक तो बिल्ट इन फंक्शन रहता है जो कि हमें हमारा जो सी कंपाइलर है टर्बो सी का, उससे हमें डायरेक्टली क्या मिलता है, यूज करने के लिए मिलता है। हमें सिर्फ उसको डायरेक्टली क्या करना है, यूज करना है। दूसरा है यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन है वो जो यूजर है यानी कि प्रोग्रामर है, वो अपने हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट है उसके लिए वो अपना खुद का फंक्शन बना सकता है। लेकिन उसके लिए 3 स्टेप को आपको फॉलो करना है। पहला है, आपको जो भी फंक्शन बनाना चाहते हो उसका आपके क्या करना होगा, आपके प्रोग्राम में डिक्लेरेशन करना होगा, यानी कि फंक्शन को डिक्लेयर करना होगा। वो आप कहाँ करोगे, वॉइड मेन से पहले करोगे, ठीक है। बाद में आप क्या लिखोगे, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, यानी कि फंक्शन है वो जब भी कॉल होगा तभी कौन सा टास्क परफॉर्म होगा, यानी कि कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा, वो आप कहाँ लिखोगे, आपकी जो फंक्शन की बॉडी है उसके अंदर लिखोगे। और फंक्शन जो डेफिनेशन है उस टाइम पे आपको फंक्शन हेडर लिखना है, जो कि एग्जैक्ट सेम होगा किसके बराबर, हमारे फंक्शन डिक्लेरेशन यानी कि फंक्शन प्रोटोटाइप के बराबर। और थर्ड स्टेप है आपका, आपको अपना फंक्शन को यूज करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके फंक्शन को कॉल करना होगा। तो फंक्शन डिक्लेरेशन के लिए सिंटेक्स यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। पहले आपको क्या करना है, रिटर्न टाइप लिखना है, ठीक है। अगर आपका फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न करता है तो उसका रिटर्न टाइप लिखना है। उसके बाद आपका फंक्शन का नाम रखना है। फंक्शन का नाम आप कोई भी रख सकते हो। उसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर आर्गुमेंट पास करनी है, यानी कि जब भी आपका जो टास्क परफॉर्म होता है उसके अंदर आपको कोई भी इनपुट वैल्यू देने की रिक्वायरमेंट है, तो वो इनपुट वैल्यू आप कहाँ दोगे, पैरामीटर के फॉर्म में दोगे, आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में दोगे। अगर एक ही आर्ग्यूमेंट है तो आप सिर्फ वही एक आर्ग्यूमेंट लिखोगे, लेकिन आर्ग्यूमेंट को आप डिफाइन कैसे करोगे, यहाँ उसका डेटा टाइप रहेगा और उस वेरिएबल का नाम रहेगा। अगर एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट है तो आप उसको सेपरेट कैसे करोगे, कोमा से सेपरेट करोगे। और उसके बाद आपको सेमीकोलन लगाना है। तो उसके लिए यहाँ पर हमने एग्जांपल देखा कि हमारा फंक्शन यहाँ पर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है और कोई भी पैरामीटर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो उसके लिए एग्जांपल के तौर पे फंक्शन डिक्लेरेशन का जो स्टेटमेंट होगा वो कुछ इस तरीके का होगा कि पहले हम लिखेंगे वॉइड, यानी कि आपका फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। फिर एडिशन जो आपका फंक्शन का नाम है, और आपका फंक्शन कोई भी पैरामीटर यानी कि इनपुट वैल्यू भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो पेरेंथेसिस में क्या लिखेंगे, हम वॉइड लिखेंगे। अदरवाइज यहाँ पर वॉइड की जगह आप पेरेंथेसिस को ब्लैंक यानी कि कुछ भी ना लिखो तो भी चलेगा। तो ये हो गया आपका फंक्शन डिक्लेरेशन का स्टेटमेंट। उसके बाद हमारा है फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन में ये जो कर्ली ब्रैकेट के आगे का जो भी पोर्शन है उसको क्या बोलेंगे, हम फंक्शन हेडर बोलेंगे, जो कि एग्जैक्ट मैच होना चाहिए किसके साथ, आपका जो फंक्शन डिक्लेरेशन है उसके साथ होना चाहिए। और कर्ली ब्रैकेट है उसके अंदर आप क्या लिखोगे, आपका जो भी टास्क है कोड करना है
उसका कोड का जो स्टेटमेंट होगा वो आप यहाँ पर विद इन द ब्रैकेट यानी कि फंक्शन की जो बॉडी हम बोलते हैं उसके अंदर आप लिखोगे। बाद में आपको फंक्शन कॉल करना है, तो फंक्शन कॉल करने के टाइम पे आपको क्या करना है, सिर्फ फंक्शन का नेम लिखना है और सेमीकोलन बाद में करना है। यहाँ पर हमने पेरेंथेसिस के अंदर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं की हुई है, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है एक्चुअल में हमने जो डिजाइन किया है उसमें हमने कोई भी पैरामीटर इनपुट के तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया है, तो हमें कॉलिंग के टाइम पे उसमें कोई भी पैरामीटर नहीं देने हैं। अगर आपने फंक्शन बनाने के टाइम पे कोई भी पैरामीटर की वैल्यू एक्सेप्ट की है, यानी कि कोई भी पैरामीटर को इनपुट के तौर पे लिया है, तो उसको कॉलिंग टाइम पे आपको एज ए आर्ग्यूमेंट या फिर इनपुट के तौर पे कोई भी वैल्यू आपको वहां पर पास करनी होती है। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. ओके, तो अभी हम देखेंगे कि चार अलग अलग जो कैटेगरी है, ठीक है। उससे पहले हम ये फंक्शन जो हमारा सिंपल हमने डिजाइन किया हुआ है उसको हम पहले क्या कर लेते हैं, हमारे जो कंपाइलर है उसके अंदर उसको डेवलप करके एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम हमारा प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, इंक्लूड stdio.h। फिर हमारा फंक्शन का हमें क्या करना है, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी है और एडिशन का टास्क करवाना है और हमें कोई भी पैरामीटर भी नहीं चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे void main लिखेंगे। मेन फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, हमारे फंक्शन को कॉल करवाना है, तो हम बाद में करेंगे। उससे पहले हमने जो फंक्शन डिक्लेयर किया है उसके लिए क्या कर लेते हैं, हम फंक्शन डेफिनेशन प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे void एडिशन और पैरेंथेसिस में भी क्या लिखेंगे, void लिखेंगे, ठीक है। तो एडिशन के हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेरिएबल लेंगे इंटीजर a इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 10 एंड b इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 20, ठीक है। और जो हमारा c वेरिएबल है उसके अंदर अभी हम कोई भी वैल्यू नहीं ले रहे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लोकल वेरिएबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, Local. लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल किसके लिए, क्योंकि ये जो आपका तीनों के तीनों वेरिएबल है वो आप एक्सेस कर सकते हो कहाँ से, आप इस एडिशन वाले फंक्शन के अंदर ही उसको एक्सेस कर सकते हो। अगर आप इसको वॉइड के मेन के अंदर एक्सेस करोगे तो वो आपको एक्सेस करने का अलाउ नहीं करेगा, वो क्या दिखाएगा, एरर दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम ट्राई करते हैं कि इंटीजर x, ठीक है, फिर x इक्वल टू मैं क्या करता हूँ, c लिखता हूँ और मैं देखता हूँ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके कि क्या हो रहा है। तो वो क्या दिखाएगा, मुझे एरर दिखाएगा कि c इज अनडिक्लेयर्ड, यानी कि c हमने यहाँ पर लिखा हुआ है एडिशन के हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर हमने डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन उसको हम मेन फंक्शन से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसकी किस लिए, क्योंकि हमारा सी है वो क्या है, लोकल वेरिएबल है। तो इस कंसेप्ट को हम क्या बोलेंगे, स्कोप ऑफ वेरिएबल, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था थोड़ा सा, ठीक है। तो हमारे पास ये जो ए बी और सी वेरिएबल है उसका स्कोप यानी कि उसका एरिया कौन सा है, ठीक है। जैसे कि हिंदी मूवीज में अलग अलग विलन्स होते हैं, साउथ की फिल्मों में ज्यादातर होते हैं, दो तीन विलन होते हैं, तो हर एक का अपना अपना एरिया होता है, ठीक है। ठीक उसी तरह हमारे पास क्या है, ये जो हमारा तीनों वेरिएबल है ए बी सी, उसका एरिया कहाँ तक लिमिटेड है, ये हमारा जो एडिशन वाला फंक्शन है वहां तक वो क्या है, लिमिटेड है। आप एडिशन के फंक्शन के अंदर एबीसी की वैल्यू को आप एक्सेस कर सकते हो जैसे चाहो वैसे, लेकिन मेन फंक्शन के अंदर से आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको क्या बोला गया, इस कंसेप्ट को स्कोप ऑफ वेरिएबल, यानी कि आपका जो भी वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया हुआ है उसको आप कौन से एरिया से एक्सेस कर सकते हो। समझ में आ रहा है सबको? सबको Yes, समझ sir. में आ रहा है? ओके, आवाज आ रही है ना ठीक से सबको? यस सर। यस सर। ओके, तो
मोस्टली आपका जो सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम होगा वो भी एमसीक्यू टाइप का ही होगा, ठीक है, जो कि कोविड के केसेस है वो कम नहीं हो रहे अभी तक, तो हम उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे। तो आपको स्कोप ऑफ वेरिएबल के बेस पर भी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस तरीके से आपको कोड दिया होगा, आपका जो वेरिएबल डिक्लेरेशन यहाँ पर दिया होगा और यहाँ पर उसको एक्सेस करने की ट्राई की होगी मेन फंक्शन के अंदर, तो आपको वहां पर जो भी पर्टिकुलर सही आंसर है उसको सिलेक्ट करना है इस कंसेप्ट के बेस के, स्कोप ऑफ वेरिएबल के कंसेप्ट के बेस पे, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, c इज इक्वल टू क्या करते हैं, a प्लस बी कर देते हैं और प्रिंटफ कर देते हैं किसकी वैल्यू, सम की जगह हम क्या लिखेंगे, एडिशन लिखेंगे। एडिशन इज, यहाँ पर मैं परसेंटेज डी कर देता हूँ ताकि मैं क्या कर सकूँ, हमारे सी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवा सकूँ। तो ये हमारा काम हो गया, ठीक है। मेन फंक्शन ये हम हटा देते हैं। अब हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर फंक्शन का डिक्लेरेशन भी कर दिया है और फंक्शन का डेफिनेशन भी लिख दिया है। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया हुआ है। जब तक हम फंक्शन कॉल नहीं करेंगे हमारा जो फंक्शन लिखा हुआ है वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो फंक्शन कॉल करेंगे हम, मेन के अंदर से उसको कॉल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या किया है हमने, सिंपली फंक्शन को कॉल किया है। फंक्शन को, हमारा जो फंक्शन है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमने कोई भी रिसीवर वेरिएबल का यूज नहीं किया है और हमारा फंक्शन है वो कोई भी आर्गुमेंट को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो हमने कॉलिंग के टाइम पे पैरेंथेसिस को क्या रखा है, ब्लैंक रखा है। तो अभी हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो कंपाइलर क्या करेगा, पहले फर्स्ट नंबर की लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद सेकंड नंबर की जो कि ब्लैंक है, फिर थर्ड नंबर की जो कि क्या है, आपका फंक्शन का डिक्लेरेशन है, जिससे कंपाइलर को पता चलेगा कि मुझे इस प्रोग्राम के अंदर इस तरीके का फंक्शन है उसका डेफिनेशन को ढूंढना है जब कभी भी ये फंक्शन कॉल हो। फिर क्या कॉल होगा, आपका मेन फंक्शन कॉल होगा। सी प्रोग्राम में जो भी एग्जीक्यूशन टास्क होगा वो पहले स्टार्ट कहाँ से होगा, मेन फंक्शन से। सपोज आपने अपने प्रोग्राम के अंदर 10 फंक्शन लिखे हुए हैं, ठीक है, तो कंपाइलर को पता चलना चाहिए कि उसको एग्जीक्यूशन है वो कौन से फंक्शन से स्टार्ट करना है। तो बाय डिफॉल्ट सी कंपाइलर में ऐसा अरेंजमेंट किया गया है, कोडिंग किया गया है कि आपका जो प्रोग्राम है वो पहले मेन फंक्शन को ही क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। इसलिए क्या करना है आपको, हर एक प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन लिखना है और मेन फंक्शन के अंदर से आप जो भी अलग अलग फंक्शन को कॉल करवाना चाहते हो वो फंक्शन को आप अपने हिसाब से कॉल करवा सकते हो। तो यहाँ पर हमने एडिशन का फंक्शन लिखा हुआ है हमारे प्रोग्राम के अंदर, तो हम क्या करेंगे, हमारे मेन फंक्शन के अंदर से क्या करेंगे, एडिशन का फंक्शन को कॉल करवाएंगे। तो कंपाइलर क्या करेगा, एडिशन का फंक्शन कॉल करेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं एक और स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि प्रिंटफ एडिशन कंप्लीटेड, ठीक है। तो जब भी एडिशन का फंक्शन कॉल होगा यहाँ पर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, 6 नंबर की लाइन का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो कंपाइलर कहाँ जाएगा, जहां पर भी एडिशन वाला फंक्शन है उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, यानी कि उस फंक्शन का कोड हमने लिखा हुआ है, वहां पर कंट्रोल चला जाएगा। तो 6 नंबर की लाइन के बाद कंट्रोल डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, हमारी 11 नंबर की लाइन पर चला जाएगा और वहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा जब तक आपका फंक्शन का सारे के सारे जो भी कोड ऑफ स्टेटमेंट लिखे हो एग्जीक्यूट नहीं हो जाते, तब तक वो क्या करेगा, वन बाय वन स्टेटमेंट को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर 11 नंबर लाइन पे क्या है, पहले हमने दो वेरिएबल की वैल्यू ली है और तीसरा वेरिएबल को हमने सिर्फ डिक्लेयर किया हुआ है। बाद में क्या किया, दोनों वेरिएबल की एडिशन की है, उसको सी में स्टोर करवाया है और उसके बाद सी को हमने प्रिंट करवाया। जैसे ही ये 13 नंबर का जो यानी कि सी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, हमारा कंपाइलर का कंट्रोल है फिर से कहाँ पर आ जाएगा, जो फंक्शन कॉल के बाद का जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कंट्रोल 7 नंबर की लाइन पे वापस से आ जाएगा और
वो कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट करेगा कि एडिशन इज कंप्लीटेड। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ठीक है, यहाँ पर हमने स्लेशन नहीं लगाया हुआ है तो हमें पता नहीं चल रहा है कि ये किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अभी हमने स्लेशन लगा दिया तो क्या हुआ, पहले हमने एडिशन का फंक्शन कॉल किया तो उस फंक्शन के अंदर जितने भी स्टेटमेंट लिखे हैं कोड के वो सारे एग्जीक्यूट हो गए। वो एक बार एग्जीक्यूट हो जाने के बाद कंट्रोल फिर से कहाँ से चला जाएगा, जिस लाइन पे हमने कॉल किया है उसके बाद के लाइन का जो भी कोड है उसको फिर से क्या करेगा, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. तो इस अप्रोच को हम क्या बोलेंगे, टॉप डाउन अप्रोच बोलेंगे। यानी कि टॉप से क्या करेगा, वो 1 बाय 1 लाइन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा और जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं होता तब तक 1 बाय 1 जो लाइन है वो तो नीचे की तरफ जाएगा। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, तो फंक्शन कॉल होता है वो आपका कौन से मैनर में होता है, जो कि टॉप डाउन अप्रोच में आपका फंक्शन कॉल होता है। समझ में आया सबको? ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं कि अगर आपके प्रोग्राम में एक से ज्यादा फंक्शंस अवेलेबल है तो फंक्शन कॉल कौन से मैनर में होगा। तो आपको सही आंसर क्या है, टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास जो 4 अलग अलग कैटेगरी से फंक्शन के लिए, ठीक है, वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है, लेकिन फिर से हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। कैटेगरी ऑफ फंक्शन, ठीक है, किसी को पता है कौन कौन सी कैटेगरी है? नहीं पता है? ठीक है, तो पहला क्या है कि आपको क्या करना है कैटेगरी में, यहाँ पर हमने देखा था, देखो ये आपको सिंटेक्स याद रखना है। ठीक है, इसके बेसिस पर हम अलग अलग कैटेगरी बनाएंगे। रिटर्न टाइप, आपका फंक्शन का रिटर्न टाइप नहीं है और आर्ग्यूमेंट भी नहीं है, ये वन टाइप ऑफ कैटेगरी होगी, जो कि हमने यहाँ पर देखा हमारे फंक्शन में रिटर्न टाइप भी नहीं है और आर्ग्यूमेंट भी नहीं है। तो फर्स्ट कैटेगरी कौन सी हो गई आपकी, कि फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। कौन सी हो गई, the function with no argument and no return value, functions Value. with no arguments and no return वैल्यू। यानी कि आपका फंक्शन है कोई भी आर्ग्यूमेंट भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और वो कोई वैल्यू भी रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, उस हिसाब से दूसरा कौन सा होगा आपका, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। यानी कि आपके फंक्शन में आर्ग्यूमेंट तो एक्सेप्ट हो रही है, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। ठीक है, आपके फंक्शन में आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है लेकिन उसकी वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है। तो पहली कैटेगरी के लिए हमने अभी फंक्शन यहाँ पर देखा। ठीक है, इस ये वाला जो फंक्शन है उसमें कोई भी वैल्यू भी रिटर्न नहीं हो रही है और आर्ग्यूमेंट भी नहीं है। तो दूसरी कैटेगरी हमारे पास क्या है कि फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। आर्ग्यूमेंट है लेकिन वैल्यू कोई भी रिटर्न नहीं कर रहा है। तो उसके लिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर से हमारा प्रोग्राम के अंदर हम फंक्शन को बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूं सबको। हमें क्या करना होगा, फिर से हमारा प्रोटोटाइप है उसको मॉडिफाई करना होगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, इंटीजर ए एंड इंटीजर बी, ये दो आर्गुमेंट में क्या कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दो आर्गुमेंट एडिशन है तो ऑब्वियसली दो मिनिमम दो वैल्यू तो हमें जरूरी है। तो हम क्या कर रहे हैं, दो वैल्यू हम आर्गुमेंट के तौर पे यानी कि हमारे फंक्शन के अंदर इनपुट के तौर पे उसको क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं और बाद में क्या करेंगे हम
उन दोनों वैल्यू का एडिशन करवा के उसको क्या करवा देंगे, हम सिंपल प्रिंट करवा देंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे फंक्शन के लिए क्या लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं, यानी कि जब फंक्शन कॉल होगा तब कौन सा कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इंटीजर a और इंटीजर b लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पर इंटीजर a और b की जगह मैं दूसरा वेरिएबल का नाम भी रख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको जो डिक्लेरेशन में जो भी वेरिएबल का नाम दिया है वही वेरिएबल का नाम आपको यहाँ पे रखना है, लेकिन उसका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। वेरिएबल का नाम अलग हो तो भी चलेगा। ठीक है, अभी पहले दोनों को सेम वेरिएबल के नाम के साथ हम क्या करेंगे, उसको हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। बाद में हम वेरिएबल का नाम चेंज करके भी क्या करेंगे, हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सी जो हमारा है लोकल वेरिएबल उसको डिक्लेयर कर देते हैं और सी इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, a प्लस बी लिख देंगे और बाद में क्या कर देंगे, सी की वैल्यू को सिंपल क्या करेंगे, हम प्रिंट करवाएंगे। तो लिखेंगे एडिशन इज परसेंटेज डी और उसके बाद सी हमारा जो वेरिएबल है उसको प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन भी हो गया, फंक्शन का डेफिनेशन भी हो गया। अब हमें क्या करना है, हमारे फंक्शन को कॉल करना है। तो अब हमें फंक्शन कॉल के टाइम पे क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर हमें क्या देना है, दो वैल्यू को पास करना है, क्योंकि आपका फंक्शन है वो क्या कर रहा है, दो पैरामीटर यानी कि दो वैल्यू को इनपुट के तौर पे उसको रिक्वायरमेंट है। आर्गुमेंट यानी आपने आर्गुमेंट दिया है, मतलब क्या होगा, जब कभी भी आप फंक्शन कॉल करोगे तो आपको दो वैल्यू आपको उसके अंदर पास करनी है। ये फंक्शन की रिक्वायरमेंट है, ऐसा आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर हम दो वैल्यू पास करते हैं 2 एंड 3। अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या आंसर किस तरीके से मिलता है। तो यहाँ पर हमें एडिशन का आंसर क्या मिला है, 5 मिला है। ठीक है, उसके बाद फिर से हमारा फंक्शन के बाद का जो भी स्टेटमेंट है वो क्या हुआ है, एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आर्ग्यूमेंट से क्या बेनिफिट रहता है कि आप क्या कर सकते हो, कोई भी वैल्यू है उसका क्या कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो आपके फंक्शन के कॉल पे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ दूसरी बार हमारा फंक्शन कॉल कर रहा हूँ और इस बार मुझे 4 और 5 जो दो नंबर है उसका मुझे क्या करना है, एडिशन करना है। तो मुझे क्या करना होगा, मेरे ये फंक्शन के अंदर पूरा चेंजेस नहीं करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ क्या करना है, वैल्यू को चेंज कर देना है। तो जो भी वैल्यू आप इनपुट के तौर पे पास करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट निकल कर आएगा आपके फंक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका फंक्शन जो है उसका आउटपुट क्या मिला, दूसरी बार 9 मिला। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? Yes, sir. ओके, तो आर्ग्यूमेंट लिखने का फायदा क्या है कि आपको फंक्शन क्या लिखना है, एक ही बार लिखना है और हर एक बार फंक्शन कॉल होगा तो उस बार आप हर एक टाइम पे क्या कर सकते हो, अलग अलग वैल्यू दे सकते हो। तो उन सारी अलग अलग वैल्यू पर एक ही टाइप का टास्क क्या होगा, परफॉर्म होगा, जो कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, एडिशन का है। तो दो वैल्यू का एडिशन करके वो देगा। तो आर्ग्यूमेंट देने से क्या फायदा होता है कि आपका फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, हर एक वैल्यू के लिए वर्क करेगा। इससे पहले का हमने जो फंक्शन लिखा था उसमें सिर्फ क्या था, स्पेसिफिक था 10 प्लस 5, यानी कि हर एक बार जब फंक्शन कॉल होता है तो आंसर क्या मिलता था, हमें 15 ही मिलता था। लेकिन हमने उसको थोड़ा सा स्लाइटली क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया कि हमने तो एडिशन की जो भी दो वैल्यू थी उसको हमने क्या कर दिया, आर्ग्यूमेंट के तौर पे कंसीडर कर लिया। तो हम अब क्या कर सकते हैं कि हर एक बार जब फंक्शन को कॉल करवाएंगे तो अलग अलग वैल्यू को पास कर सकते हैं और अलग अलग जो वैल्यू हमने पास की है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर मिल सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, ये दोनों वेरिएबल का नाम क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं डी कर देता हूँ, यहाँ पर मैं ई कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जो एडिशन है उसमें भी मैं क्या कर देता हूँ, डी और ई कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं ए और बी नहीं लिख सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो वेरिएबल लिया है यानी कि जो
ये 2 नंबर की वैल्यू जो पास 2 जो पास हो रहा है वो कहाँ पर स्टोर होगा, डी के अंदर स्टोर होगा, और ये जो 3 हम पास कर रहे हैं वो कहाँ पर स्टोर होगा, हमारे ई वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। तो डायरेक्टली हम उसको रिफर कर सकते हैं यहाँ पर डी प्लस ई करके, ठीक है। तो हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, फिर से वही आएगा 5 एंड 9। तो ऐसा जरूरी नहीं कि फंक्शन डिक्लेयर करो तब जो भी वेरिएबल का नाम आपने यूज किया है वही वेरिएबल का नाम आपको फंक्शन डेफिनेशन में यूज करना पड़े। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. ओके। एक और बात है कि यहाँ पर जो फंक्शन हम डिक्लेरेशन करते हैं, ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन करते हैं, वहां पर आप वेरिएबल यूज ना करो तो भी चलेगा। आपको वहां पर क्या देना है, सिर्फ कौन से डेटा टाइप आपको रिक्वायरमेंट है उस चीज को ही आपको देना है, ठीक है। अगर यहाँ पर वेरिएबल नहीं लिखते हो तो भी चलेगा। हमने क्या कर दिया, यहाँ पर वेरिएबल हटा दिया है और देखते हैं कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। तो हमारा प्रोग्राम है वो पहले जैसा ही वर्क करेगा, ठीक है। फंक्शन जो डिक्लेरेशन है उसका काम क्या है, उसको सिर्फ कंपाइलर को ये बताना है कि जो आर्ग्यूमेंट दी हुई है उसका डेटा टाइप कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर आप वेरिएबल लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा, लेकिन डेटा टाइप आपको लिखना कंपलसरी है। और डिक्लेरेशन के टाइम पे जो भी डेटा टाइप आपने लिखे हुए हैं वो डेटा टाइप जब आप डेफिनेशन लिखो तभी उसके साथ मैच होना चाहिए। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल में दूसरा वाला जो यहाँ पर है इंटीजर, उसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ, फ्लोट लिख देता हूँ, ठीक है। और हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, एरर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि जो उसका जो डेटा टाइप है वो क्या हो रहा है, मिसमैच हो रहा है। हमने क्या बोला था कि एडिशन वाला जो फंक्शन है उसके दोनों पैरामीटर है, दोनों आर्ग्यूमेंट है, वो कौन से टाइप की होनी चाहिए, इंटीजर। लेकिन डेफिनेशन के टाइम पे हमने क्या कर दिया, उनमें से एक को फ्लोट कर दिया, तो वो क्या दिखाएगा, एरर दिखाएगा। तो ये डेटा टाइप आपका कंपलसरी क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, तभी आपका प्रोग्राम क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। समझ में आ रहा है सबको? सेकंड कैटेगरी, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू। किसी को डाउट है इसमें? No, sir. ओके। तो थर्ड कैटेगरी हम देखते हैं। थर्ड कैटेगरी क्या है हमारे पास, कि फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड वन रिटर्न वैल्यू। functions with arguments and one return value, ठीक है। थर्ड कैटेगरी कौन सी है, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड वन रिटर्न वैल्यू, यानी कि हमारा फंक्शन है वो वैल्यू भी रिटर्न करेगा और आर्ग्यूमेंट भी लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, हमारा प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर मॉडिफिकेशन कर देते हैं स्लाइटली। फॉर एग्जांपल हमारा फंक्शन जो है वो कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, और वो दो इंटीजर टाइप की आर्ग्यूमेंट को भी क्या कर रहा है, इनपुट के तौर पे एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमारा जो फंक्शन डेफिनेशन है उसके अंदर भी हम मॉडिफाई कर देंगे। वॉइड की जगह क्या लिख देंगे, हम इंटीजर लिख देंगे, ठीक है। बाद में क्या कर रहे हैं, हम दोनों का एडिशन कर रहे हैं। और जब कभी भी आपका फंक्शन है वो वैल्यू रिटर्न कर रहा हो तब आपको क्या करना है, एट द एंड ऑफ फंक्शन आपको क्या लिखना है, रिटर्न स्टेटमेंट लिखना है। और आप जो वैल्यू रिटर्न करवाना चाहते हो उसको स्टेटमेंट के रिटर्न कीवर्ड के बाद स्पेस रख के उसको जो भी वेरिएबल हो उसकी वैल्यू आप रिटर्न करवाना चाहते हो उसको लिखना है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, अगर आपने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा है तो भी ये वाला जो सी है वो रिटर्न हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे जो नए कंपाइलर आ गए हैं वो क्या हो गए, थोड़े से स्मार्ट हो गए हैं। वो एज्यूम कर लेते हैं कि जब कभी भी आपके फंक्शन के अंदर जो रिटर्न टाइप है वो कोई भी मेंशन किया गया है तो क्या करेगा, आपके फंक्शन के अंदर जो भी
एक्टिविटी हो रही है उसको क्या करेगा, और ट्रैक करेगा, और एडिशन के बाद जो भी आंसर मिलता है उसको क्या कर देगा, डायरेक्टली रिटर्न कर देगा। तो प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो भी आपका प्रोग्राम वर्क करेगा, लेकिन थियोरेटिकली आपको क्या करना है, अगर आपका फंक्शन का रिटर्न टाइप कोई भी है तो आपको एट द एंड ऑफ द फंक्शन रिटर्न स्टेटमेंट क्या करना है, कंपलसरी लिखना है। अगर एग्जाम में आपको पूछा जाए तो भी आपको यही सिनेरियो को कंसीडर करना है कि अगर कोई भी फंक्शन है उसका रिटर्न टाइप मेंशन किया गया है उसके फंक्शन की डेफिनेशन में, या फिर फंक्शन का जो डिक्लेरेशन का प्रोटोटाइप है उसमें मेंशन किया गया है, तो उस फंक्शन का डेफिनेशन लिखते टाइम यानी कि आपको एंड में क्या करना है, रिटर्न स्टेटमेंट को कंपलसरी इंक्लूड करना है। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे और देखते हैं कि क्या हो रहा है। हमने हमारे फंक्शन से क्या करवा दिया है, वैल्यू को रिटर्न करवा दिया यहाँ से, ठीक है। वैल्यू को रिटर्न करवा दिया हमने, फंक्शन को क्या करवा दिया, कॉल करवा दिया। फंक्शन को लिंक किया, 2 बार हमने फंक्शन को कॉल किया, लेकिन आउटपुट कुछ भी नहीं मिला हमें। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन है उसने वैल्यू को रिटर्न किया हुआ है, लेकिन हमने उस वैल्यू को कहीं पर भी रिसीव नहीं की है, ठीक है। उस वैल्यू को कहीं पर भी हमने रिसीव नहीं किया है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, जब कभी भी आपका फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है तो उस फंक्शन की वैल्यू को रिसीव करने के लिए आपको क्या चाहिए, जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है उस डेटा टाइप का वेरिएबल की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट जो हमारा एक्स वेरिएबल है उसके अंदर हम फर्स्ट कम कॉलिंग का जो आंसर है उसको स्टोर करवाते हैं, और वाई के अंदर सेकंड टाइम हमने फंक्शन कॉल किया है उसका आंसर स्टोर करवाते हैं, और बाद में क्या करते हैं, हम दोनों को क्या करते हैं, यहाँ पर प्रिंट करते हैं कि x इक्वल टू परसेंटेज डी, और यहाँ पर x लिख देता हूँ। फिर मैं दूसरा स्टेटमेंट लिखता हूँ, प्रिंट एफ स्लैश एन कर देते हैं ताकि नई लाइन से प्रिंट हो, y इज इक्वल टू परसेंटेज डी B. एंड y, लास्ट में सेमीकोलन, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमें आउटपुट मिलता है कि नहीं मिलता है। तो x इक्वल टू हमें एडिशन का आंसर क्या मिला, यहाँ पर 5 मिला, और y इक्वल टू एडिशन का आंसर हमें क्या मिला, 9 मिला। तो अब इससे हम क्या लॉजिक कर सकते हैं कि आपको जो फंक्शन है उसकी वैल्यू कब रिटर्न करवानी चाहिए। किसी को आइडिया मिल रहा है कि फंक्शन आपको ऐसा डिजाइन करना कब चाहिए कि आपका फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करे? कोई बता सकता है? ओके, तो आपको ये जो फंक्शन हमने डिजाइन किया कि फंक्शन आपका है वो एक वैल्यू को रिटर्न करेगा, ऐसा फंक्शन आपको कब डिजाइन करना चाहिए, जब कभी भी आपको कोई भी वैल्यू है उसके ऊपर कुछ भी प्रोसेसिंग करके जो आंसर में जो भी वैल्यू मिलती है उस वैल्यू को आप अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करना चाहते हो, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, आपको ऐसा फंक्शन डिजाइन करना चाहिए कि आप इनपुट की वैल्यू दो, फिर प्रोसेसिंग के बाद जो भी आंसर मिले वो आपका फंक्शन रिटर्न करता हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने क्या किया, एडिशन किया दोनों वैल्यू का, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं कि आपको इस तरीके से प्रोग्राम बना, फॉर एग्जांपल आप क्या बनाते हो, कोई एक बिलिंग का प्रोग्राम बनाते हो, ठीक है, कि क्या करेगा, बिल जनरेट करेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अभी क्या चल रहा है कि हर एक चीज पर कोई ना कोई डिस्काउंट होता है, ठीक है। तो अलग अलग जो प्रोडक्ट होती है उस पर अलग अलग परसेंटेज का डिस्काउंट होता है, कई चीजों पे 5% का होता है, कई चीजों पे 7% का होता है, ठीक है। तो आप डिस्काउंट के लिए क्या बनाते हो, एक फंक्शन बनाते हो फॉर एग्जाम्पल। तो
क्या आपको उसमें पास क्या करना होगा कि प्रोडक्ट का टाइप पास करना होगा कि कौन से टाइप की प्रोडक्ट है, या फिर आप डायरेक्टली पास कर दे दो कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कितने परसेंट का डिस्काउंट है और उसका एक्चुअल प्राइस क्या है। ठीक है, तो उसके बेसिस पर क्या करेगा वो, आपको डिस्काउंट कैलकुलेट करके उस वैल्यू को रिटर्न करेगा। जो वैल्यू आपको कहाँ पर करनी है, जो पूरा बिल है उसके अंदर आपको क्या करना होता है, इंक्लूड करना होता है। तो उस जगह पर आप क्या कर सकते हो, इस तरीके का फंक्शन बना सकते हो कि जिसमें आप इनपुट के तौर पे दो वैल्यू लोगे, कौन सी कि कितने परसेंट का डिस्काउंट है और उस प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस क्या है, और जो आपका फंक्शन है वो डिस्काउंट की वैल्यू क्या करके देगा, कैलकुलेट करके देगा, जो कि रिटर्न के फॉर्म में होगी। ठीक है, बाद में उस वैल्यू को आप क्या करोगे, जो टोटल बिलिंग प्राइस है उसमें से क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे, वहां पर आप उस वैल्यू का यूज करोगे। तो इन सिचुएशन में, इस टाइप की जो सिचुएशन होती है उसके अंदर आप इस तरीके का फंक्शन का यूज कर सकते हो कि जो आपका फंक्शन क्या करता हो, आर्ग्यूमेंट भी एक्सेप्ट करता हो और एक वैल्यू भी रिटर्न करता हो। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. ओके, तो अभी हम नेक्स्ट जो हमारी फोर्थ कैटेगरी है उसको देखते हैं कि फोर्थ कैटेगरी में क्या है आपके पास, कि फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न वैल्यू। फंक्शंस विद नो आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न वैल्यू। ठीक है, बट रिटर्न वैल्यू, यहाँ पर एक ही वैल्यू रिटर्न होगी, लेकिन आपका जो फंक्शन होगा उसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं रहेगी। तो उस टाइप का फंक्शन अभी हमें बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है उसको मॉडिफाई कर देंगे। तो हमें जो फंक्शन ये डिक्लेरेशन है उसमें क्या करना होगा, मॉडिफिकेशन करना होगा। तो फंक्शन डिक्लेरेशन का जो स्टेटमेंट होगा वो किस तरीके से होगा, कोई बता सकता है? बता सकता है कोई कि हमें फंक्शन का क्या करना है, डिक्लेरेशन करना है कौन सी कैटेगरी के लिए, कि आपके फंक्शन में कोई भी आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करना है, यानी कि फंक्शन में कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लिखना है, लेकिन वो वैल्यू को क्या करता हो, रिटर्न करता हो। तो जैसे कि हमारा सिंटैक्स है, फंक्शन डिक्लेरेशन का फर्स्ट पोर्शन क्या आएगा, वैल्यू रिटर्न करवाना है। यस, तो कौन सा टाइप की, फॉर एग्जांपल इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करवाना है तो हम क्या लिखेंगे, इंटीजर। बाद में सेकंड पोर्शन क्या है कि फंक्शन का नाम लिखना है, तो हम यहाँ पर कौन सा यूज कर रहे हैं, एडिशन वाला यूज कर रहे हैं। और थर्ड क्या है कि फंक्शन में आर्ग्यूमेंट चाहिए आपको, नहीं चाहिए, ओके, तो डिलीट कर दो या फिर क्या लिख दो, यहाँ पर वॉइड लिख दो, कुछ भी चलेगा। ठीक है, तो जो फोर्थ कैटेगरी है कि फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न ए वैल्यू, तो उसके लिए हमारा जो फंक्शन डिक्लेरेशन का जो स्टेटमेंट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। समझ में आ रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यस ओके, यस सर। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा प्रोटोटाइप है, फंक्शन प्रोटोटाइप फोर्थ कैटेगरी के लिए, जिसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है लेकिन वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, हमारा फंक्शन को क्या बनाएंगे, बिल्ड करेंगे, उसकी डेफिनेशन को लिखेंगे। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगी। डेफिनेशन में जो हेडर होगी वो क्या होना चाहिए, आपका मैच होना चाहिए किसके साथ, फंक्शन का जो डिक्लेरेशन है उसके साथ। तो हमने हेडर में फर्स्ट में क्या लिखा, फंक्शन हमारा इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, बाद में हमारा फंक्शन का नाम है वो भी मैच होना चाहिए और आर्ग्यूमेंट भी आपकी सही तरीके से मैच होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने एडिशन वाला फंक्शन बना दिया है। ठीक है, जिसका कैटेगरी है फोर्थ कैटेगरी, उसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन वैल्यू को क्या कर रहा है, वो रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं,
सिंपल क्या करवा देते हैं, वैल्यू को रिटर्न करवा देते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई भी वैल्यू है नहीं। ठीक है, तो हर एक टाइम पे क्या करना होगा आपको, ये जो फंक्शन आप जब कभी भी एग्जीक्यूट करवाओगे इस टाइप का, कि जिसमें क्या होगा, कोई भी वैल्यू रिटर्न होता होगा लेकिन आर्ग्यूमेंट नहीं होता होगा, पास नहीं होता होगा, तो इस टाइप के सारे जो फंक्शन होंगे वो जब कभी भी आप कॉल करोगे तो उसका आंसर हर एक टाइम पे क्या आएगा, सेम आएगा। क्यों? क्योंकि आपका आंसर वेरिएबल कैसे हो सकता है, जो भी आप इनपुट में वैल्यू अलग अलग दोगे तभी आपका जो फाइनल आंसर जो होगा वो वेरी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट है ही नहीं तो आप इनपुट दे नहीं सकते हो। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा, फिक्स इनपुट रहेगा। तो फिक्स इनपुट रहेगा यानी कि कोड आपने यहाँ पर जो भी लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग आपका इनपुट क्या होगा, 0 होगा। तो हर बार आपने यहाँ पर जो भी कोड लिखा होगा वही एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो हर बार क्या होगा, सेम ही आंसर जनरेट होगा। समझ में आ रहा है सबको कि अगर आपके फंक्शन के अंदर जब कभी भी आपके फंक्शन के अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, बिना आर्ग्यूमेंट का फंक्शन का मतलब क्या होगा, वो हर एक टाइम पे क्या करेगा, फिक्स नंबर ऑफ वैल्यू जनरेट करेगा या फिर फिक्स आउटपुट ही जनरेट करेगा। अगर कोई मैसेज आ रहा है तो फिक्स मैसेज भी फिक्स होगा, अगर कोई नंबर जनरेट हो रहा है तो वो भी क्या होगा, फिक्स होगा। आपका फंक्शन का वैल्यू आउटपुट का कब चेंज होगा, जब आप उसके अंदर आर्ग्यूमेंट को कंसीडर करोगे, यानी कि फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे अलग अलग वैल्यू को पास करोगे तो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपका फंक्शन का आंसर चेंज होगा। लेकिन आपके फंक्शन के अंदर कोई भी क्या है, आर्ग्यूमेंट ही नहीं एक्सेप्ट कर रहा है आपका फंक्शन, तो उन सारे फंक्शन का जो आंसर होगा वो हर एक टाइम पे क्या होगा, सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये हटा देता हूँ। सॉरी, हमें वैल्यू हमारा रिटर्न कर रहा है। ठीक है, फंक्शन हमारा क्या कर रहा है, वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, लेकिन उसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या होगा। तो हर एक टाइम पे क्या होगा, हमने जो यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है, यानी कि जब कभी भी आपका फंक्शन कॉल होगा तो आपको क्या कर देना है, 10 उसको रिटर्न करवा देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके की फंक्शन आप कब यूज कर सकते हो, तो फॉर एग्जाम्पल इसके पहले जो कैटेगरी थी उसमें हमने डिस्काउंट का क्या किया था, जिक्र किया था। यानी कि यहाँ पर मैं आपको लिख के देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके ऊपर आपको क्या देना है, 10% का क्या देना है, डिस्काउंट देना है। ठीक है, बाद में आपको क्या करना है, कोई भी अपैरल है, ठीक है, उसके ऊपर आपको 20% का डिस्काउंट देना है। और उसके बाद फॉर एग्जांपल ग्रोसरी है, उसके ऊपर आपको क्या देना है, 5% का डिस्काउंट देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हर एक के लिए क्या बना देना है, अलग अलग फंक्शन बना देना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक फंक्शन, फिर अपैरल के लिए एक फंक्शन, फिर ग्रोसरी के लिए एक फंक्शन, और उस फंक्शन के अंदर आपको सिंपल क्या कर देना है, ये रिटर्न वैल्यू को चेंज कर देना। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का फंक्शन है तो रिटर्न वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। अगर अपैरल का फंक्शन है तो उसके लिए 20 होगा रिटर्न। ग्रोसरी का है तो 5%। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, उस जो सारी वैल्यू है उसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर यूज कर सकते हो। बिलिंग के टाइम पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट आपके पास होगी। कई कई लोग तो 25-50 जो एक साथ में ज्यादा शॉपिंग करते हैं, तो 25 से लेके 50 तक प्रोडक्ट हो जाती है। तो हर एक टाइम पे आपको क्या करना होगा, डिस्काउंट कैलकुलेट करना होगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, प्रोडक्ट का टाइप जो भी है उसको आपको क्या करना है, डिसाइड करना है, और उसके बेसिस पे क्या हो जाएगा, आपका जो भी फंक्शन है डिस्काउंट के लिए, तो हमने क्या लिखा होगा, ये तीनों फंक्शन अलग अलग लिखे होंगे। जैसे कि हमने एडिशन वाला लिखा है, और
तीनों के अंदर हमने क्या लिखा होगा, रिटर्न का वैल्यू लिखा होगा। तो जो इस कैटेगरी का प्रोडक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग जो भी डिस्काउंट आपने अपने जो बिलिंग का जो सॉफ्टवेयर बनाया है उसके अंदर लिखा होगा, उसके हिसाब से वो क्या होगा, बिलिंग की प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा और टोटल जो पेएबल अमाउंट है उसको क्या करेगा, वो कैलकुलेट करेगा। बाद में फॉर एग्जांपल आपको जनवरी का मंथ है, उसमें इस तरीके का आपने क्या किया, डिस्काउंट एप्लीकेबल किया। फिर फेब्रुआरी आ गया तो फेब्रुआरी में आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम है उसके ऊपर डिस्काउंट बढ़ा देना है। तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे, सिंपली आपने जो यहाँ पर फंक्शन लिखा होगा रिटर्न 10, उसकी जगह क्या कर दोगे, रिटर्न 15। तो and hip. आपका जो भी जो वैल्यू है परसेंटेज का वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। और आपका जो बिलिंग का सॉफ्टवेयर है वो एज इट इज वर्क करेगा विदाउट एनी चेंजेस। समझ में आ रहा है सबको? तो आपको सिर्फ एक ही जगह पर चेंज करना होगा अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो आपका जो फंक्शन है उसके ऊपर। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. इसमें किसी को डाउट है? Oh, sir. ओके। तो दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर जब प्रोग्रामिंग आप करते हो, ठीक है, तो प्रोग्रामिंग के टाइम पे अगर आप फंक्शन का डिक्लेरेशन ना करो तो भी चलेगा। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, डेफिनेशन को लिख सकते हो। तो आपका कंपाइलर क्या कर लेगा, जब कभी भी आप अपना फंक्शन कॉल करोगे तो उस टाइम पे उसको क्या करेगा, रिकॉग्नाइज कर लेगा। और जो भी आपको फंक्शन डेफिनेशन के अंदर आपने जो भी कोड लिखा है उसको क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि आपके जो लैब मैनुअल है उनमें से एक दो प्रोग्राम बनाने की ट्राई करते हैं हम। ये जो आपका जो फर्स्ट प्रोग्राम है 21st वाला, कि राइट ए सी प्रोग्राम दैट डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ कॉमन मैथ फंक्शन लाइक SQRT, POW, सेल, राउंड, साइन, कॉस, टेन एंड एप्सुलेट। तो ये सारे जो फंक्शन है वो आपके सी के प्रोग्रामिंग के इनबिल्ट फंक्शन है। ठीक है, वो आप खुद से भी कर सकते हो। कौन सी लाइब्रेरी के अंदर है, तो कि math.h नाम की जो हेडर फाइल है उसके अंदर ये सारे फंक्शन इनबिल्ट अवेलेबल है। आप डायरेक्टली उसका क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है राइट ए सी प्रोग्राम टू परफॉर्म एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू नंबर यूजिंग फंक्शन। तो ये सारे ऑपरेशन के लिए तो हमने ऑलरेडी अगले सेशन के अंदर प्रोग्राम बनाए हुए हैं, तो उसको भी हम नहीं देखते हैं। राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो ये स्ट्रिंग है हमारा है वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है, वो चेक करने के लिए आपको क्या बनाना है, फंक्शन बनाना है। तो इससे पहले का जो स्ट्रिंग वाला प्रोग्राम था, ठीक है, स्ट्रिंग का प्रोग्राम कहाँ गया, यहाँ पर आपने ये प्रोग्राम बनाया होगा। हमने ये डिस्कस किया था कि इनपुट के तौर पे हम क्या करेंगे, हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई भी जो स्ट्रिंग है उसको डालेंगे और उसको चेक करेंगे कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है। तो उस प्रोग्राम का जो सारा कोड है उसको आपको क्या कर देना है, एक फंक्शन के अंदर लिख देना है। बाद में उस फंक्शन को आपको क्या करवाना है, सिंपल कॉल करवाना है। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया है। फिर ये एरे वाला है वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे उसको। उसके बाद है राइट ए सी प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट ए नंबर एंड पावर फ्रॉम द कमांड लाइन आर्गुमेंट एंड कैलकुलेट द डिजायर्ड पावर ऑफ ए गिवन नंबर यूजिंग फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि हमें क्या करना है, टू द पावर ऑफ 3 है उसको कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या करना है,
टू और टू की जितनी भी पावर आपको कैलकुलेट करनी है उन दोनों को क्या करना है, इनपुट के तौर पे आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है आपके प्रोग्राम के अंदर, और उन दोनों वैल्यू का क्या करना है आपको यूज करके 2 पावर ऑफ 3 का जो भी आंसर आए उसको आपको क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। समझ में आ रहा है सबको कोड क्या करना है हमें? फॉर एग्जाम्पल 2 आपको क्या करना है 3, यानी कि 2⁻³ करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, कोई बता सकता है? 2⁻³ करेंगे तो 8। ओके। और ये 8 आपको आंसर मिला, वो आपने कैसे कैलकुलेट किया, कोई बता सकता है? आपने आंसर कैसे कैलकुलेट किया कि 2 पावर ऑफ 3 का आंसर 8 मिल रहा है, कैसे कैलकुलेट किया इसको आपने? 2 into 2 into 2। यस करेक्ट, 2 into 2 into 2। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर, सिंपली मल्टीप्लीकेशन किया। कितनी बार? 3 बार, क्योंकि हमने पावर 3 लिया हुआ है। तो जिस नंबर का पावर आपको फाइंड आउट करना है उस नंबर को आपने क्या किया, 2 पावर 3 करना है तो 3 बार आपने मल्टीप्लाई किया उस नंबर को। अगर आपने 4 करना है, 2 पावर 4 करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको हम इन जनरल लिख लेते हैं कि जो हमारा नंबर है उसको हम क्या बोलेंगे, n बोलेंगे, और उसकी पावर को हम फॉर एग्जांपल m बोलेंगे। तो हमारा इन जनरल इक्वेशन क्या होगा, तो बता सकता है इन जनरल इक्वेशन क्या n होगा? पावर m। हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है n का कितनी बार, m टाइम्स करना है। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 का मल्टीप्लीकेशन कितनी टाइम्स किया, 3 टाइम्स किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, n का मल्टीप्लीकेशन करना है कितनी टाइम्स, m टाइम्स करना है। तो m टाइम्स करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, उसको फॉर लूप लगाएंगे, और फॉर लूप है वो कहाँ तक रोटेट होगा आपका, फॉर एग्जाम्पल i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है, तो i लेस देन m होगा, उतनी बार आपका फॉर लूप क्या होगा, रोटेट होगा। और फॉर लूप के अंदर आप कोड क्या लिखोगे कि n मल्टीप्लाई n। ठीक है, क्या लिखोगे, n मल्टीप्लाई n, और हर एक बार आप उसको क्या करोगे, n के अंदर स्टोर कराओगे, तो n इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई n। तो इस तरीके से आपका कोड कुछ बनेगा। ठीक है, चलिए इसको हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करके देते हैं कि हमारा कोड सही तरीके से वर्क करता है कि नहीं करता है। पहले हम सिंपल बनाएंगे, उसके बाद हम उसको फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन क्या रहेगी हमारी, इंक्लूड stdio.h, फिर उसके अंदर हम void main लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, n और m की वैल्यू तो क्या करना है, कमांड लाइन आर्गुमेंट से, यानी कि जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो तभी उसको एक्सेप्ट करना है यूजर से। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, दोनों वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं, और अब हम यूजर से रीड करने के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज है उसको लिख देते हैं कि एंटर बेस नंबर। बेस नंबर यानी कि किसकी पावर आपको फाइंड करनी है वो आपको क्या करना है, एंटर करना है। ठीक है, तो उसको लिख देते हैं एंटर बेस नंबर। उसके बाद क्या करवा देते हैं, हम स्कैनएफ करवा देंगे, और यहाँ पर किसकी वैल्यू हम गेट करवाएंगे, हमारा तो n है उसकी वैल्यू गेट करवाएंगे, और उसका टाइप कौन सा है, हमारे पास इंटीजर है, तो क्या लिखेंगे हम, %d लिखेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, m% करेंगे, क्योंकि हमें वैल्यू को क्या करना है, यूजर से रीड करवाना है। तो उसके लिए स्कैनएफ और %d m%n लिखेंगे। फिर हमें क्या करवाना है, साथ में हमारा जो m है, यानी कि पावर की वैल्यू क्या है, 3 पावर है, पावर 4 है, उसकी वैल्यू को हमें गेट करवाना है। तो वहां पर हम सिंपल मैसेज प्रिंट कर देंगे कि एंटर वैल्यू ऑफ पावर।
ठीक है जी, कितनी पावर की वैल्यू के लिए आप आंसर फाइंड करना चाहते हो, तो NF लिख देंगे, परसेंटेज D M लिखेंगे। ठीक है, अब हमें ये मिल गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक वेरिएबल की और रिक्वायरमेंट होगी। क्यों रिक्वायरमेंट होगी? क्योंकि हम क्या करेंगे, उसके अंदर हमारा आंसर है उसको स्टोर करवाएंगे हम। तो यहाँ पर हमने n = n लिखा है ना, उसकी जगह क्या करेंगे, हम आंसर को लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक और लिख देते हैं, हम आंसर लिख देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी फॉर लूप हमें चाहिए, तो फॉर लूप के लिए एक आई वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसको भी हम डिक्लेयर कर देते हैं। तो फॉर i = 0 टू i लेस देन क्या करेंगे, i लेस देन क्या करेंगे, M m और n, i लेस देन m करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पावर की वैल्यू जो है वो कहाँ पर स्टोर करवाई है, m वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाई है, और लिखेंगे i प्लस प्लस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर आंसर = इनिशियली आंसर की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, कोई बता सकता है? इनिशियली आंसर की वैल्यू हमें कुछ डिक्लेयर करने की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर असाइन करने की जरूरत है आंसर की वैल्यू को। इनिशियली आंसर की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, इसलिए। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई जो भी होगा तो उसका आंसर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आंसर इंटू n लिखेंगे। आंसर इंटू n क्यों लिखा? क्योंकि हमें क्या करना है, इनिशियली जो फर्स्ट टाइम होगा तब आंसर का वैल्यू क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, तो 1 × 2 होगा तो फर्स्ट टाइम 2 होगा, फिर आंसर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो सेकंड टाइम होगा तो यहाँ पर क्या होगा, 2 × 2 होगा। तो ये वाला जो इतना स्टेटमेंट है वो बनेगा। फिर थर्ड टाइम 4 हो जाएगा, तो थर्ड टाइम क्या होगा, 4 × 2 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली आंसर को प्रिंट करवा देंगे कि आंसर इज परसेंटेज D n। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, आंसर को लिख देंगे। ठीक है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि सही से वर्क करता है कि नहीं। अगर सही से वर्क करता है तो उसको हम बाद में क्या करेंगे, हमारे जो फंक्शन है उसके अंदर उसको क्या कर देंगे, हम कन्वर्ट कर देंगे। पेज नंबर को हम 2 लेते हैं। पता नहीं कंप्यूटर हैंग हो गया, मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, टू द पावर 3। तो आंसर क्या मिल रहा है, 8। ठीक है, दिख रहा है सबको स्क्रीन पर? यानी कि हमने जो लॉजिक लिखा है हमारे प्रोग्राम के लिए वो क्या है, सही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये प्रोग्राम को हमारे फंक्शन के अंदर उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो आपके प्रोग्राम में आपने क्या किया, इनपुट के तौर पे दो वैल्यू कंसीडर की, कौन सी की, एक तो बेस यानी कि जिस नंबर का पावर आपको फाइंड करना है उस नंबर को आपको इनपुट के तौर पे लिया, और दूसरा कि जो भी नंबर है उसका पावर आपको कितना लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है, उसकी वैल्यू को आपको क्या किया, इनपुट के तौर पे कंसीडर किया। ये दोनों वैल्यू हर एक टाइम पे क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो आपको ऐसा फंक्शन बनाना चाहिए कि आपके फंक्शन जो है वो क्या कर सके, दो वैल्यू को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा आर्गुमेंट के तौर पे। तो आपके फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट कितनी रहेगी, दो आर्गुमेंट रहेगी, एक तो बेस नंबर के लिए और दूसरा किसके लिए, पावर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर जी। एग्जांपल हम डिक्लेरेशन करते हैं हमारे फंक्शन का, ठीक है, कि वॉइड, फंक्शन का नाम रखते हैं फाइंड पावर। ठीक है, फंक्शन का नाम क्या रखा हमने, फाइंड पावर, और दो वैल्यू हमने क्या की है, यहाँ पर एक्सेप्ट की है, दोनों टाइप कौन से है, इंटीजर टाइप के। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनिशियली हमने क्या किया है, ये जो वैल्यू है उसकी वैल्यू को हमने रिटर्न नहीं करवाया है अभी। अभी हमने रिटर्न टाइप क्या रखा है, वॉइड रखा है, यानी कि फंक्शन आपकी कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। बाद में हम उसको रिटर्न वैल्यू में भी कन्वर्ट करेंगे। पहले विदाउट रिटर्न टाइप हम फंक्शन को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, बाद में उसको रिटर्न टाइप के साथ कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी हम देखेंगे। ठीक है, अब हम फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ पर लिखेंगे, हमारे मेन फंक्शन के बाद लिखेंगे। अभी जो मेन के अंदर कोड लिखा है वो उसको एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, बाद में हम उसको रिमूव कर देंगे। तो हम फंक्शन लिखेंगे फाइंड पावर, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटीजर n, इंटीजर m, जो दो वेरिएबल है उसको हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। n यानी कि क्या है, आपका बेस नंबर है, और m है वो क्या है, आपका पावर है, कि बेस नंबर की कितनी पावर आपको फाइंड करनी है, उसके लिए आप क्या बना रहे हैं, फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो लोकल वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। कौन कौन से लोकल वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि हमने यहाँ पर यूज किया है, आंसर एंड आई। ठीक है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं, इंटीजर आंसर इज इक्वल टू 1 एंड आई। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? Yes, sir. ओके, तो उसके बाद हमारे प्रोग्राम का मेन लॉजिक कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये वाला फॉर लूप है। ठीक है, तो इस फॉर लूप को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हमारे फंक्शन के अंदर लिख देंगे कि फॉर आई इज इक्वल टू 0 टू आई लेस देन m i प्लस प्लस, और विद इन द बॉडी ऑफ द फॉर लूप हम क्या करेंगे, आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस, सॉरी प्लस नहीं, मल्टीप्लाई n। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, हम हमारा जो भी आंसर है उसको क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे। तो प्रिंट का स्टेटमेंट में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो मेन फंक्शन है उसके अंदर से हमारा जो भी लॉजिक है उसको क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर हम आई वाले को भी क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट अब हमें नहीं है। यहाँ पर हमें दो वेरिएबल की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें यूजर से क्या करवाना है, दो वैल्यू को रीड करवाना है। तो वो वैल्यू हम कहाँ पर रीड करवाएंगे, हमारे मेन फंक्शन के अंदर उसको क्या करवाएंगे, रीड करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो एन एम वेरिएबल है और आपका ये फंक्शन के अंदर एन एम वेरिएबल है, दोनों क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, दोनों को एक दूसरे के अंदर आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ स्कोप ऑफ वेरिएबल। ये दोनों जो एन एम है उसका जो एरिया है वो हमारे पावर जो वाला फंक्शन है उसके अंदर ही लिमिटेड है। ठीक है, ये जो है हमारा एन एम, उसका एरिया है वो कहाँ है, लिमिटेड है हमारे मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन के अंदर जो हमने n और m वेरिएबल की वैल्यू यूजर से गेट करवाई है उसको हम कहाँ पे पास करेंगे, हमारा जो ये वाला फंक्शन है, फाइंड पावर वाला फंक्शन है, उसके अंदर हम कॉलिंग के टाइम पे क्या करवाएंगे, पास करवाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, n एंड n, m लिखेंगे।
यहाँ पर जो n और m की वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू है, आपके जो मेन फंक्शन में n और m है उसकी वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पास कर रहे हैं अभी। ठीक है, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तभी जो an की वैल्यू है यानी कि मेन फंक्शन का जो n है उसकी वैल्यू कहाँ पर स्टोर होगी, तो फाइंड पावर वाला m है n है उसके अंदर, और मेन का m है उसकी वैल्यू कहाँ स्टोर होगी, फाइंड पावर फंक्शन है उसका m वेरिएबल है उसके अंदर वो स्टोर होगी। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. यहाँ पर आप जो मेन फंक्शन है उसके अंदर अलग वेरिएबल का नाम चेंज कर सकते हो। ठीक है, और आप फाइंड पावर है उसके अंदर आप वेरिएबल का नाम चेंज कर सकते हो, और दोनों के अंदर आप सेम वेरिएबल का नाम भी रख सकते हो। लेकिन अगर आप सेम वेरिएबल का नाम यूज करते हो तो उस टाइम पे आपको जो स्कोप ऑफ वेरिएबल का कंसेप्ट है वो सही तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, आपको जो एरर है वो ठीक से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि दोनों वेरिएबल का नाम क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसके हिसाब से आप एरर को ढूंढ नहीं पाओगे अगर आपके प्रोग्राम में कहीं पर भी एरर जनरेट होती है तो। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को फिर से एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो बेस की वैल्यू अभी हम क्या डालते हैं, 2 डालते हैं, और पावर की वैल्यू इस बार हम क्या डालते हैं, 3 डालते हैं। और जो आंसर हमें क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है, जो कि पहले से हमें पता है कि ये करेक्ट है। ठीक है, प्रोग्राम को हम फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। इस बार हम कुछ नई वैल्यू को ट्राई करेंगे। बेस हम 2 ही रखते हैं और पावर को हम चेंज कर देते हैं 5। तो इस बार हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2 की पावर ऑफ 5 का आंसर मिलेगा, जो कि क्या हो रहा है, 32 निकल कर आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? Yes. तो ये जो Yes, sir. हमने फंक्शन बनाया उसमें हमने कोई भी रिटर्न टाइप डिफाइन नहीं किया हुआ है, यानी कि हमारा फंक्शन है कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जो फंक्शन के एंड में जो भी वैल्यू कैलकुलेट होके आपको मिल रही है, यानी कि पावर की वैल्यू को आप कहीं पर भी अपने प्रोग्राम के अंदर दूसरी जगह यूज नहीं कर सकते हो, आप उसको सिर्फ प्रिंट करवा सकते हो आपके फंक्शन के अंदर। ठीक है, अगर आपको जो भी पावर की वैल्यू निकल कर आ रही है उसको आपको कहीं पर भी यूज करना है आपके मेन प्रोग्राम के अंदर, तो उसके लिए आपका फंक्शन को क्या करना होगा, उस वैल्यू को जो पावर की वैल्यू कैलकुलेट होके आ रही है उसको वो रिटर्न करना चाहिए, तभी आप उसको क्या कर सकते हो, आपके मेन फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हो। अदरवाइज सिंपल आप उसको अपने फंक्शन के अंदर प्रिंट तो कर सकते हो, आंसर तो मिलेगा, लेकिन ये जो आंसर मिल रहा है उसको आप मेन फंक्शन के अंदर यूज नहीं कर पाओगे जब तक आपका फंक्शन वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो ये फंक्शन है उसको स्लाइटली मॉडिफाई करेंगे कि वो क्या करेगा, एक वैल्यू को रिटर्न करेगा जो कि कौन सी होगी, इंटीजर टाइप की होगी। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर फंक्शन का जो डिक्लेरेशन है उसको चेंज कर दिया। तो डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अभी हमारा जो डेफिनेशन है उसको भी चेंज कर देंगे। अगर हमने डेफिनेशन को चेंज किया तो अगर ये डेफिनेशन वाला सेक्शन है और आपका फंक्शन है वो वैल्यू को रिटर्न करता है, तो उसके अंदर आप प्रिंट स्टेटमेंट लिख सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आप लिखना चाहो तो, लेकिन जनरली वैल्यू रिटर्न होती है उस फंक्शन के अंदर हम प्रिंटफ स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमें उस वैल्यू को प्रिंट करने की जरूरत नहीं होती है, तभी हम उसको क्या करते हैं, वैल्यू को रिटर्न करवाते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड का यूज कर देते हैं, और बाद में हमें कौन सी वैल्यू को रिटर्न करना है वो वैल्यू को यहाँ पर लिख देना है। अगर कोई वेरिएबल को रिटर्न करना है तो वेरिएबल का नाम लिखना है, और कोई डायरेक्टली स्पेसिफिक कांस्टेंट वैल्यू को रिटर्न करनी है, फॉर एग्जांपल 20, तो आप रिटर्न 20 लिखोगे, जो कि हमने इससे पहले के प्रोग्राम में यूज किया था। ठीक है, तो अब हमारा फंक्शन है वो बन गया कैसा, किस तरीके का बन गया, कि जिसके अंदर पावर की वैल्यू फाइंड होगी और उस वैल्यू को वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा।
तो जब कभी भी आपका फंक्शन रिटर्न करता है कुछ भी वैल्यू को, तो उस वैल्यू को रिसीव करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कोई एक वेरिएबल होना चाहिए जिसका डेटा टाइप कौन सा होना चाहिए, जो आपका फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है उसके सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक अलग से वेरिएबल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल इंटीजर एक्स है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x के अंदर क्या करवाएंगे, हमारा जो फंक्शन है फाइंड पावर, वो जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो कौन से वेरिएबल में स्टोर होगी, हमारे x वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी। और उसके बाद अब हम चाहे तो हमारा जो पावर की वैल्यू फाइंड होके आ रही है वो हमारे प्रोग्राम मेन प्रोग्राम के अंदर कहीं पर भी उसको क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको? फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपल क्या करते हैं, जो पावर वाली वैल्यू है उसको क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। तो लिखते हैं कि पावर वैल्यू इज %d, और यहाँ पर आपको किसको प्रिंट करवाना है, x को प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं हम। यहाँ पर हमने जो फंक्शन लिखा है वहां पे जो भी ये वाला स्टेटमेंट है उसको हमने क्या कर दिया है, कमेंट कर दिया है, यानी कि वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। बेस अभी हम क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। और पावर हम उसकी क्या रखते हैं, 6। तो आंसर क्या मिलना चाहिए हमें, कोई बता सकता है? 64, ठीक है। तो वो हमें मिल रहा है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। किसी को डाउट है इसमें अभी तो बताओ। नो सर। आज के सेशन में किसी को फंक्शन रिलेटेड कोई भी डाउट है तो बताओ, क्योंकि हमने मिनिमम इसको 3 बार डिस्कस किया है सारी कैटेगरी को। आपकी एग्जाम के पहले भी हमने 2 बार डिस्कस किया था, और एग्जाम के बाद आज भी हमने सारी कैटेगरी को डिस्कस किया कि हर एक कैटेगरी के फंक्शन को आप किस तरीके के लिख सकते हो, और पर्टिकुलर जो कैटेगरी का फंक्शन है उसको आपको कौन से सिचुएशन में यूज करना चाहिए। किसी को डाउट है आज के सेशन में तो पूछो अभी। ये वाला प्रोग्राम है, मैं आपको क्या कर देता हूँ, हमारा जो चैट बॉक्स है उसके अंदर उसको रख देता हूँ ताकि आप उसको रेफरेंस के तौर पे ले सको। यहाँ पर मैंने दे दिया है, तो आप डायरेक्टली कॉपी करके मैनुअल में मत डाल देना, ठीक है। आप उसको समझना, आप अपने हिसाब से एक बार ट्राई करना, अगर कहीं पर भी आपकी मिस्टेक आ रही है तो आप उसको सोल्व करना। तो आज का सेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं।